हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं MHI 4 या न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग MHI 104 पेपर जिसका नाम है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया का यूनिट 1 प्री स्टेट टू स्टेट। एंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि जो नया सिलेबस आया है उसमें क्या चेंज किया गया है। इन शॉर्ट अगर हम समझें तो जो आपका सिलेबस है उसको बढ़ा दिया गया है। पहले कम चैप्टर्स पढ़ने थे, अब जो नया सिलेबस आया है उसमें और चैप्टर्स ऐड कर दिए गए हैं। जैसे ये थीम 1 है अर्ली स्टेट फॉर्मेशन, इसमें आपका एक चैप्टर ऐड कर दिया गया है। सो यू हैव टू स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो। स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट 1 से प्री स्टेट टू स्टेट। एज वी नो हमारे पेपर का नाम है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया, यानी इंडिया में हिस्टोरिकली पॉलिटी कैसी थी हमें ये समझना है इस पेपर में। हम देखेंगे कि किस तरह से लोग यहाँ पर रूल करते थे, क्या था चीफडम था या स्टेट कैसे बना, क्या एक बिगिनिंग सिचुएशन रही। वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो यही है प्री स्टेट टू स्टेट, यानी स्टेट बना लेकिन स्टेट से पहले क्या स्टेज थी हमें उसको समझना है। इफ़ वी टॉक अबाउट इंट्रो, सबसे पहले हमें समझना है स्टेट का मतलब। हिस्ट्री में स्टेट का मतलब दिया हुआ है डायनेस्टिक रूल या मोनार्की, यानी एक राजा है जिसके हाथ में सारी पावर है, वो जो कहता है, जो भी लॉज बनाता है वो पूरी सोसाइटी को मानना पड़ता है, दैट इज़ मोनार्की। एंड डायनेस्टिक रूल यानी वो राजा बन गया, उसके बाद जो उसका बेटा है वो राजा बनेगा। इस चीज़ को अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो उसको हम स्टेट कहेंगे। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर दी गई है वो ये है कि स्टेट का एब्सेंट या प्रेजेंट होना इस बात पर डिपेंड करता है कि सोसाइटी का नेचर कैसा था। अगर सोसाइटी नॉन स्ट्रैटिफाइड यानी डिवीज़न नहीं है तो इट मीन्स कि वो स्टेट नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर सोसाइटी स्ट्रैटिफाइड थी यानी डिवीज़न हमें दिखता है, क्लासेस में लोग बटे हुए हैं, तो इट मीन्स वहाँ पे स्टेट था। अब ये ऐसा क्यों कहा गया है, इसका रीज़न क्या है? देखो, जो प्री स्टेट सोसाइटीज़ थी ना, यानी जब चीफडम था, ट्राइबल्स आपस में मिलजुल कर रहा करते थे, किसी भी तरह का डिवीज़न नहीं था सोसाइटी में, एंड इसीलिए लोग एक दूसरे को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे। लेकिन जब स्टेट सिस्टम इमर्ज होता है तो क्या होता है कि सोसाइटी हमें स्ट्रैटिफाइड दिखती है, यानी लोग ग्रुप्स में बटे हुए हैं एंड डिवाइडेड हैं, एंड जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, लोगों में आपस में झगड़े हो रहे हैं। और किस बात पर हो रहे हैं? पावर को लेकर हो रहे हैं, सबको पावर चाहिए। लड़ने झगड़ने के बाद जिसके हाथ में पावर आई उसने अपना किंगडम स्टैब्लिश किया एंड वहाँ पर स्टेट बन गया। नॉर्थ इंडिया की बात करें तो हमें फर्स्ट मिलीनियम BC में स्टेट देखने को मिलता है, एंड अगर साउथ इंडिया की बात करें तो 6th सेंचुरी के आते आते हमें ये ट्रांजिशन देखने को मिलता है। एंड इसके अलावा हमें कई सारी थ्योरीज़ भी देखने को मिली हैं जो बताती हैं कि स्टेट कैसे इमर्ज हुए, जैसे कि आर्यन कॉन्क्वेस्ट की थ्योरी जो बताती है कि आर्यंस ने किस तरह से यहाँ पर रहने वाले लोगों पर कंट्रोल कर लिया था। दूसरी थ्योरी है थ्योरी ऑफ इंटरनल स्ट्रैटिफिकेशन जो कास्ट सिस्टम की बात करती है कि लोग किस तरह से कास्ट में डिवाइडेड थे, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबके अपने अलग अलग काम थे। एंड इन्हीं वजह से, इसी पोजीशन और स्टेटस की वजह से जो क्षत्रियास थे वो उन्होंने क्या किया, नॉर्थ इंडिया में स्टेट बनाया। स्ट्रैटिफिकेशन या डिवीज़न एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है स्टेट के इमर्ज होने में। फिर इन्होंने और भी फैक्टर्स बताए हैं, जैसे कि पेजेंट इकोनॉमी का होना, यानी किसान होंगे तभी तो वो टैक्स देंगे और तभी राजा का जो है वो किंगडम चलेगा। फिर पॉपुलेशन का बढ़ना, सोसाइटी में और कल्चर में डिफरेंसेस होना, अलग अलग लोग होना, ट्रेड का बढ़ना, अर्बन सेंटर्स का बढ़ना, ये सारी चीज़ें जो हैं स्टेट के इमर्ज होने में हेल्प करती हैं। ये एक ब्रीफ सा इंट्रो हो गया। अब बात करेंगे सोर्सेज का, कि हमें कैसे पता चलता है कि स्टेट इमर्ज कैसे हुए। सबसे पहले अगर हम बात करें हड़प्पन एविडेंस की, तो वी ऑल नो कि टेक्सचुअल रिकॉर्ड तो हमारे पास है ही नहीं, कुछ भी राइटिंग्स हमें मिली हैं बट हम उनको पढ़ नहीं पाए हैं। एंड जो भी आर्कोलॉजिकली हमें चीज़ें मिली हैं उनसे ही हम एज्यूम कर पाते हैं कि वहाँ पर क्या था। तो उससे हमें ये पता चलता है कि हाँ, जो भी हमें वहाँ पर चीज़ें मिली हैं कि कोई स्टेट लाइक इंस्टीट्यूशन तो था, क्योंकि हमें जो सिटाडेल और लोअर टाउन वाला जो स्ट्रक्चर दिखता है उससे ये चीज़ हमें पता चलती है। फिर अगर हम वैदिक टेक्स्ट की बात करें तो उसमें हमें 4 वेदास मिले हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। बट अगेन जो है इसमें हमें एक ड्रॉबैक क्या दिखता है कि इसमें जो है ना डायरेक्ट हमें पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में कुछ भी राइटिंग्स नहीं मिलती हैं, वो ज़्यादातर क्या है रिलीजियस टेक्स्ट हमें मिलते हैं।
फिर तीसरा सोर्स आता है हमारा आर्कोलॉजी, जो मैंने अभी बात करी। हमें जो एक्सकवेशन में जो मटेरियल मिलता है जैसे पॉटरी वगैरह, उसको हम ना टेक्स्ट से कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ तक इसमें सच्चाई है। नाउ अनदर थिंग इज़, जब हम ये स्टेट फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि हम इसको बहुत ही प्रिसाइज और स्पेसिफिक नहीं ले सकते, यानी हम इसको एकदम एक्यूरेट नहीं मान सकते इस चीज़ को, क्योंकि देखो हिस्ट्री में ना बहुत सारी जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो किस तरह से करते हैं, आर्कोलॉजिकली, टेक्स्ट के थ्रू, फिर लंबा टाइम पीरियड होता है और बड़े एरिया के बारे में, जोग्राफिकली एक लार्ज एरिया को हम कवर करते हैं। तो उस टाइम पे हो सकता है कि कोई और डेवलपमेंट्स भी उस टाइम पर हो रहे हों साइड बाय साइड, जो कि हमें सोर्सेज से ना पता चलता हो। तो इसलिए हम उसको लेकर प्रिसाइज और स्पेसिफिक, यानी हम उसको एक्यूरेट नहीं मान सकते। एंड अनदर प्रॉब्लम इज़ कि टेक्स्ट में जो भी हमें टेक्स्ट मिलते हैं जैसे वेदास हैं, उनमें जो टर्म यूज़ की गई है ना, वो टर्म सेम टर्म एक टाइम के बाद जाके अलग मीनिंग देती थी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जो राजा टर्म थी वो पहले यूज़ किया जाता था चीफ के लिए, लेकिन कुछ टाइम के बाद वही सेम टर्म राजा किसके लिए यूज़ हो रहा है, किंग के लिए यूज़ हो रहा है। तो इससे बहुत डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो जाता है, जो टेक्स्ट की मीनिंग निकलती है वो अलग निकल सकती है, क्योंकि चीफ में और किंग में तो फ़र्क होता है ना। सो ये हम प्रॉब्लम्स हैं कुछ फेस करते हैं जब हम इस पीरियड को, स्टेट फॉर्मेशन को स्टडी करते हैं। अब देख लेते हैं कि चैप्टर के पीछे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, Question number 1 is explain the process by which social and political relations became complex in the later Vedic period। तो हमें later Vedic period पर फोकस करके उस टाइम के social and political relation बताने कि वो किस तरह से complex होते चले गए। कास्ट के बेसिस पर सोसाइटी डिवाइडेड थी और ये जो डिवीज़न था लेटर वैदिक पीरियड में और फर्दर स्ट्रेंथेंड हो गया था। एंड इसकी वजह से जो लोअर क्लास के लोग थे उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी। एंड पॉलिटिकल रिलेशन की अगर बात करें तो जो क्षत्रिय था, राजा था, उसके लिए बहुत सारे रिचुअल्स थे जिससे वो अपना जो वॉर थी उसको जीता करते थे। फिर ब्राह्मण्स जो थे उनकी अपनी पोजीशन बढ़ गई थी एंड एक तरह की हमें रिलेशनशिप देखने को मिलती है, एक चेंज आ जाता है राजा और ब्राह्मण्स के रिलेशनशिप में, जो कि अब हम पढ़ेंगे। सो सबसे पहले बात करेंगे ब्राह्मण एंड राजा की रिलेशनशिप के बारे में। सो ऋग्वेद यानी अर्ली वैदिक पीरियड में वर्णा के बारे में इतना रेफरेंस नहीं दिया हुआ, लेकिन जो लेटर वैदिक टेक्स्ट हैं जैसे कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें ना वर्णास की आइडियल रिलेशनशिप के बारे में डिस्कशन किया गया है, यानी कि किस तरह का रिलेशन होना चाहिए वर्णास के बीच में, और स्पेशली जो अपर 3 वर्णास है ना उनके बारे में। सो ब्राह्मण और राजा के बारे में जो रिलेशनशिप दी है वो किस तरह की दी हुई है कि एक तरह का कंपटीशन है दोनों के बीच में। साथ ही ये भी लिखा हुआ है कि दोनों ही को एक दूसरे की नीड है। रिचुअल स्टेटस की अगर बात करें तो ब्राह्मण्स ये क्लेम करते थे कि देखो हमें आते हैं वेदास, हमें वेदास की नॉलेज है, उसकी लैंग्वेज पता है, तो अगर तुम्हें यज्ञास करवाने हैं तो उसके स्पेशलिस्ट तो हम ही हैं। यज्ञास आप करवाओगे वॉर में अपनी विक्ट्री लेने के लिए, तो यज्ञ करना ज़रूरी है, और यज्ञ कौन करेगा, हमारे बगैर होगा नहीं। सो इसलिए हमारी जो पोजीशन है ना वो हाई है, रिचुअल स्टेटस हमारा ज़्यादा है, जबकि जो क्षत्रियास थे यानी राजास थे उनका इस चीज़ को लेकर अलग व्यू पॉइंट था। दूसरा क्वेश्चन आता था कि मटेरियल रिसोर्स को कैसे शेयर किया जाएगा। सो ब्राह्मण जो थे क्योंकि वो यज्ञास करवाया करते थे, तो यज्ञ करवाने की उन्हें कुछ फ़ी भी मिलेगी, उसके बदले उन्हें कुछ चाहिए, तो अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता था, या तो गोल्ड दे दो या फिर क्लोथ दे दो या स्लेव्स दे दो। अब जो राजाज हुआ करते थे जो बहुत ज़्यादा दान किया करते थे उसको दक्षिणा बोला जाता था, जो ब्राह्मण्स को दिया जाता था उनकी सैक्रिफाइशियल फ़ी के फॉर्म में। तो जो राजाज दिया करते थे बहुत जनरस होते थे, उनको प्रेज़ किया जाता था। लेकिन यहाँ पर फिर यही क्वेश्चन आता था कि दोनों में से सुपीरियर कौन, डोनेट करने वाला या डोनेशन लेने वाला। अब चाहे इन दोनों वर्णास यानी राजा, क्षत्रियास और ब्राह्मण्स के बीच में कितना ही कंपटीशन था, कितने ही कॉन्फ्लिक्ट्स थे, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर थी कि दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड थे। राजास को, जो राजा होते थे, उनको अपनी पावर और स्टेटस को लेजिटिमाइज़ करने के लिए ब्राह्मण्स की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि जो प्रीस्ट है, जो पुजारी है, उसके बिना तो यज्ञ होगा नहीं ना। और अपनी पावर को, अपने आप को राजा घोषित करने के लिए उन्हें
पुजारी की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि पुजारी जो थे वो ऐसे यज्ञ करवाते थे जिससे ये होता था, ये अनाउंस होता था कि ये राजा बन गए हैं। और इसी तरह से जो प्रीस्ट थे, ब्राह्मण थे, उनकी वैल्यू भी तो इसी वजह से थी क्योंकि वो यज्ञ करवाया करते थे, यज्ञों को, रिचुअल्स को परफॉर्म कराया करते थे। और परफॉर्म कौन कराएगा? राजा ही कराएगा, क्योंकि उसी ने तो वॉर पर जाना है या उसी ने राजा बनना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो इनकी रिलेशनशिप थी ना, भले ही एक तरह की पावर को लेकर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहता हो, कंपटीशन रहता हो, बट फिर भी दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड थे। थर्ड वर्णा था वैश्य, जिसको यहाँ पे विस बोला गया है। विस का मतलब होता था कम्युनिटी। अब लेटर वैदिक पीरियड में ना इसका रिलेशन दूसरे वर्णास के साथ भी हमें चेंज दिखाई देता है। सबसे पहले चीज़ तो ये है कि जो क्षत्रिय था वो अपने आप को राजा डिक्लेयर करता है, किसका? विश का। यानी जो वैश्याज हैं, यानी इसमें कौन कौन लोग आते थे? पेजेंट्स वगैरह ज़्यादा आते थे। तो इन लोगों का राजा अपने आप को घोषित करता है। और ये विस टर्म यूज़ की जाती थी एज अ रेसिडुअल कैटेगरी। अब इसका क्या मतलब है कि यानी जो बचे हैं ना वो सारे लोग विस हैं, यानी क्षत्रियास को हटा दो, ब्राह्मण्स को हटा दो, जो बचे वो सारे विस हैं। एंड इनको किस तरह से देखा जाता था इस कैटेगरी को, कि इनको ना लेजिटिमेटली एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। एक्सप्लॉइट कौन करेगा? राजा करेगा। अब एक्सप्लॉइट किस तरह से करेगा कि जो भी इनका रिसोर्स है, ऑब्वियसली पेजेंट्स हैं तो वो कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं, तो वो जितना भी रिसोर्स है ना उसको राजा ले सकता है अपनी मर्ज़ी से। इसीलिए राजा यानी क्षत्रिय को विस्मत्ता भी कहा जाता था, जिसका मतलब था ईटर ऑफ द विस। लेकिन अभी भी यहाँ पर ना ये रेगुलर टैक्स का कंसेप्ट नहीं आया था, बट एनी हाउ वी कैन से कि एक तरह से जो विश कम्युनिटी है उसको एक्सप्लॉइट करने की बात की जा रही थी, उस पर अपना हक जमाने की बात की जा रही थी। इस तरह के यज्ञ या रिचुअल्स भी हुआ करते थे जो कि क्षत्रिय और वैश्य के बीच में ना रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखे, आइडियल रिलेशनशिप बनी रहे। अब वो आइडियल रिलेशनशिप कैसी थी? क्षत्रिय की अगर माने तो वैश्य को कैसा होना चाहिए? सपोर्टिव और सबॉर्डिनेट होना चाहिए क्षत्रिय के लिए, यानी उसके नीचे रहे, उसको सपोर्ट भी करे और अपनी पोजीशन उनके नीचे माने। सो इसके लिए हमें अलग अलग तरह के मंत्रास और रिचुअल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं। सो लेटर वैदिक पीरियड का ना एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये था कि उसमें जो रिचुअल्स थे, यज्ञास, उनका बहुत ज़्यादा हमें डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। और कैसे रिचुअल्स होते थे? कॉम्प्लेक्स, यानी सिंपल वाले नहीं, कॉम्प्लेक्स वाले। जैसे कि हमें राजस्यु, अश्वमेध और वज्रपेय जैसे कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स का जिक्र मिलता है वैदिक टेक्स्ट में, लेटर वैदिक टेक्स्ट में। अब इन रिचुअल्स का क्या असर पड़ता था? तो सबसे पहली चीज़ तो एक ये थी कि रिचुअल्स बहुत लंबे होते थे। फॉर एग्जाम्पल अश्वमेध एक रिचुअल होता था जिसमें क्या था कि राजा ना अपने हॉर्स को खुला छोड़ देता था अपने लोगों के साथ, कि देखो कहाँ कहाँ जाता है। पूरे 1 साल के लिए वो इधर उधर घूमता रहता था। अब उस रिचुअल में उसका क्या पर्पस था कि जिन एरियाज़ में वो हॉर्स जाएगा और किसी ने भी उसको नहीं रोका, तो इट मीन्स कि वो लोग राजा की अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर किसी दूसरे राजा ने उसको रोक लिया, राजा के हॉर्स को, तो इट मीन्स कि वो रेडी है वॉर करने के लिए। अब इस बीच में जो प्रीस्ट होते थे वो अपना रिसाइटेशन करते थे, मंत्र वगैरह पढ़ा करते थे इस रिचुअल के लिए। तो पूरा ये 1 साल चलता था। दूसरी चीज़ क्या थी कि मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जितने लोग इस रिचुअल में हैं, इंक्लूडेड हैं, उनके लिए खाना चाहिए, प्लस बलि के लिए जानवर चाहिए, एंड फाइनली जो प्रीस्ट ये जो रिचुअल कर रहा है उसको दक्षिणा चाहिए। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती थी। थर्ड चीज़ क्या थी कि रिचुअल्स की इंपॉर्टेंस ये होती थी, रिचुअल्स कराया ही इसीलिए जाता था ताकि जो पावर को लेकर कंपटीशन चल रहा है ना, यानी जो युद्ध होगा, जो बैटल होगी, उसमें जीत जो होगी वो उसी की होगी जो कि रिचुअल करा रहा है, यज्ञ करा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब होता था कि जो विक्ट्री है ना, जो जीत है, वो पहले से ही तय है, डिवाइन सपोर्ट मिल जाएगा रिचुअल कराकर। तो इसकी ये इंपॉर्टेंस इसलिए थी। चौथी चीज़ क्या थी कि जो रिचुअल कराते थे ना, अब रिचुअल जो है वो कराना छोटा मोटा काम नहीं था। हमने पढ़ा भी कितना सारा रिसोर्सेज लगता था इसमें। तो एक तरह से ना ये किंग की पावर को डिस्प्ले किया करता था। फॉर एग्जांपल राज अभिषेक वाला जो रिचुअल होता था उसमें क्या होता था कि जो किंग है उसको थ्रोन पर बिठाया जा रहा है, उसको गद्दी दी जा रही है संभालने के लिए। तो वो सारा वो वाटर्स को स्प्रिंकल करना एंड उसके बाद पब्लिक अनाउंसमेंट करना, प्रोक्लेम करना कि हाँ जी ये राजा बन गए हैं, एंड फिर एनिमल को सेक्रीफाइस करना। तो ये सारी चीज़ें होती थी। फिर अलग अलग नाम देना, राजा को एक तरह से गॉड्स के इक्वल रखना। सो ये सब चीज़ें जो थी वो रिचुअल्स में की
की जाती थी, जिससे कि राजा की पावर का जो है ना बहुत अच्छा से प्रदर्शन होता था। अब इन रिचुअल्स के बीच ना एक क्वेश्चन ये आता था कि क्या इन रिचुअल्स का डिज़ायर्ड इम्पैक्ट पड़ता था, यानी जिस चीज़ के लिए किए जा रहे थे क्या वो रिज़ल्ट मिल रहा था। अब पहली चीज़ तो ये आती थी कि जो रिचुअल्स के लिए ना बहुत सारे रिसोर्सेज यूज़ होते थे। अब कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम भी होती होगी, क्योंकि वो नहीं चाहते होंगे कि रिचुअल्स पर हम इन चीज़ों को वेस्ट करें, क्योंकि अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं। और सेकंड चीज़ ये थी कि ज़्यादातर रिचुअल्स जो किए जाते थे ना वो इसलिए किए जाते थे ताकि जो अदर कैटेगरीज़ के लोग हैं ना उनको सबॉर्डिनेट किया जाए। जैसे हमने अश्वमेध वाले में पढ़ा कि जहाँ जहाँ हॉर्स जाएगा वहाँ वहाँ लोगों को किंग की अथॉरिटी को सबमिट करना पड़ेगा, यानी किंग के नीचे अपनी पोजीशन माननी पड़ेगी। तो बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी होता होगा कि कुछ लोग रिटेलिएट भी करते होंगे, रेजिस्ट करते होंगे कि नहीं हम किंग की अथॉरिटी को नहीं मान रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ वी सी कि रिचुअल्स के अलग अलग इम्पैक्ट हो सकते थे। अब ये ज्वेल्स ऑफ रियल्म है, यानी कि राजा के कुछ रतन होते थे। एक रिचुअल था जिसमें राजा क्या करता था, इन रत्नीन्स के घर पर विजिट करता था एंड उनका सपोर्ट लेने के लिए कि वो राजा को सपोर्ट करें। अब ये रत्नीस जो होते थे ये कुछ स्पेशल लोग थे जो कि उसके एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत काम आते थे, जैसे पुरोहित हो गया, शारियटर हो गया, नरेटर हो गया, वाइव्स हो गई, सेनानी। सो ये सारे लोग जो हैं वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट थे। सो ये तो हुई लेटर वैदिक पीरियड की बात। अब हम पढ़ेंगे चीफडम के बारे में। कौन सा चीफडम? तमिल चीफडम के बारे में, कि वो किस तरह से इवॉल्व होता है। तो तमिल वाला यानी साउथ वाला जो एरिया है इसमें बेसिकली तमिल और केरला आसपास के एरियाज़ की बात हो रही है। वहाँ पर जो चीफडम था उसको हमें पढ़ना है कि किस तरह से वो उसका क्या नेचर था, ये हमें बेसिकली पढ़ना है। तो अगर सोर्सेज की बात करें ना तो इसके बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें तमिल हीरोइक लिटरेचर यानी संगम लिटरेचर से मिलती है। एंड अदर सोर्सेज की बात करिए तो अशोका ने एक एडिक्ट लिखवाया था 13th सेंचुरी BC में, जिसमें तमिल चीफडम का जिक्र है, जिन्हें चोल, चेर और पांड्यास कहा गया है, मतलब इनको चीफ्स बताया गया है तमिल के। एंड अगर इसकी टाइम पीरियड की बात करें तो ये 2nd सेंचुरी BC से लेकर 3rd सेंचुरी AD तक ये लास्ट करता है। अब इन तमिल चीफ्स की क्या पावर थी, क्या पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था, ये हमें ना इन पोएम्स में मिलता है। सो इन पोएम्स में ना हमें 3 डिफरेंट लेवल के चीफ सिस्टम मिलते हैं। पहला है किलार, सेकंड वेलिर एंड थर्ड वेंटा सिस्टम। फर्स्ट कैटेगरी वाले जो किलार चीफ्स होते थे ये हंटर चीफ होते थे, अपने कबीले अपने ग्रुप के, ठीक है, हंटिंग करते होंगे इसीलिए हंटर चीफ कहा जाता था। प्लस जो एग्रीकल्चर सेटलमेंट होता था ना, जहाँ पर मतलब लोग खेती बाड़ी किया करते थे इनके ग्रुप के लोग, वहाँ पर भी ये हेड रहा करते थे। सेकेंड वाले जो थे वेलिर चीफ्स, ये हिल चीफटेंस होते थे, ये अपने ग्रुप को हेड करते थे। साथ ही जो पैस्ट्रल फॉरेस्ट हिल होती है ना, क्योंकि हिल्स पर रहते होंगे तो उन एरियाज़ को ये लोग कंट्रोल किया करते थे। तीसरी कैटेगरी होती थी वेंटार की, और ये वेंटार वाले जो कैटेगरी थी ना, इसी में ये तीनों आते थे, चोल, चेर एंड पांड्यास। इन चीफ्स के अपने कोर एरियाज होते थे यानी कैपिटल, जैसे कि चेरास का करूर, पांड्या का मदुरई एंड चोला का उरैयूर। पोएम्स में ना चेरास को कनका नतन बोला गया है, जो सजेस्ट करता है कि जो चेरास का जोन था ना वहाँ पर हिल्स और फॉरेस्ट ज़्यादा होते थे, इसीलिए उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरह से वो हिल प्रोडक्ट्स और सी प्रोडक्ट्स का ट्रेड करते थे, जिसके बदले में उन्हें गोल्ड मिलता था। पांड्यास के बारे में और चोलास के बारे में भी पोएम में बताया गया है कि जो चोलास थे वहाँ पर वो जो एरिया था कावेरी डेल्टा वाला, वहाँ पर पैडी और शुगर केन का प्रोडक्शन होता था। जो ये तीनों चीफ थे वो वेंटार कैटेगरी में फॉल करते थे। अब वेंटार चीफ्स के ना कुछ सब्जुगेशन मेथड होते थे, यानी कुछ मेथड्स के थ्रू ये लोगों को कंट्रोल करते थे, कुछ एरियाज़ को कंट्रोल करते थे। तो 3 मेथड बताए हैं इन्होंने। पहला था ट्रिब्यूटरी ऑब्लिगेशंस, यानी टैक्स लेकर उस एरिया को कंट्रोल करना। दूसरा था एक्सपल्शन, के वहाँ से भगा दिया, उस एरिया को कंट्रोल कर लिया। तीसरा था मैरिटल अलाइंस, यानी कि रिलेशनशिप अच्छी कर ली अपनी शादी वगैरह करके, और वो एरिया भी इनडायरेक्टली अपने अंडर आ गया। तो इन तरीक़ों से ये अपने डोमेन को लार्ज किया करते थे, बड़ा करते थे। जो सबॉर्डिनेट चीफ्स होते थे, यानी जिन्होंने वेंटार चीफ्स की पावर को एक्सेप्ट कर लिया है, वो कुछ रिसोर्स वगैरह अपना दिया करते थे टैक्स की तरह वेंटार चीफ्स को। अब जो टैक्स था ना वो एग्जैक्टली फ़िक्स नहीं था, एक पीरियोडिकली फ़िक्स नहीं था, और ना ही कोई क्वांटिटी फ़िक्स थी जिसको हम टैक्स कह सकें। बट हाँ ये था कि कुछ ना कुछ ट्रिब्यूट जो था वो वेंटार चीफ्स को दिया जाता था। दूसरी जो चीज़ थी, वो जो वेंटार चीफ्स थे वो गोल्ड और जो प्रेस्टीज आइटम्स थे ना उनको
लिया करते थे ज़्यादातर एक्सचेंज में। प्लंडर जो था वो बहुत कॉमन था उस टाइम पर हमें कोई आर्मी जैसी चीज़ नहीं मिलती कि कोई फिक्स आर्मी थी परमानेंट, जैसे कि स्टैंडिंग आर्मी होती है सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज जो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहती है। बट हाँ, ये था कि कुछ लोग थे फाइटर जो कि जिन्हें मोबिलाइज़ किया जा सकता था वॉर के टाइम या लड़ाई के टाइम। वेंटार चीफडम की अगर पॉलिटिकल कैरेक्टर की बात करें तो हमें ओनली पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो देखने को मिलता है वो था सभा, जो वेंटार चीफ्स के लिए एक असिस्टिंग बॉडी की तरह काम करता था। अब इसके जो मेंबर्स होते थे वो कुछ वॉरियर चीफ्स होते होंगे या कुछ स्कॉलर्स होते होंगे जो ज्ञानी वगैरह, जिन्हें की कुछ एडवाइस लेने देने में कुछ जिनका रोल होता होगा। इनकी अगर फेथ की बात करें तो जो वेंटार चीफ थे ना, उन पर वैदिक ब्राह्मणिज्म का इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, उनसे ये इंस्पायर थे। बट साथ ही हमें ना बुद्धिस्ट आइडियाज़ का भी इन्फ्लुएंस इन पर देखने को मिलता है। सो इफ़ वी कंक्लूड, हमने 3 तरह की चीफ कैटेगरी देखी, किलार, वेलिर एंड वेंटर। एंड तीनों में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या कहेंगे जिनका स्टेटस ज़्यादा था, जो हाई कैटेगरी की थी, वो थी वेंटार चीफ। बट अगर हम इसको पॉलिटिकल लेवल पर देखें ना, तो हम कहेंगे कि स्टेट सिस्टम वाला जो पीरियड था और ये वाला जो पीरियड है ना, दोनों में काफ़ी फ़र्क है। हम इसको स्टेट सिस्टम नहीं कह सकते क्योंकि इनके पास जो है वो आर्मी भी नहीं है, जो टैक्सेशन पॉलिसी है वो भी नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो होता है एक स्टेट सिस्टम में वो भी नहीं है। सो देयर इज़ अ मच डिफरेंस बिटवीन दिस पॉलिटिकल सिस्टम एंड द स्टेट सिस्टम। सो हियर वी एंड द चैप्टर। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर जिसमें हम पढ़ेंगे किस तरह से स्टेट फॉर्म हुआ, एम्पायर बना। एंड आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी या सजेशन है यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।